हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा यूट्यूब चैनल अपना एजुकेशन में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना एजुकेशन। अगर मेरे नए चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल का नाम सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपके चैनल पर जरूर मिले। तो ठीक है दोस्तों, आज हम जो देखने वाले हैं मॉडल सेट 2। ठीक है दोस्तों, अगर मॉडल सेट 1 नहीं देखे होंगे तो मेरे चैनल पर जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आपको प्ले स्टोर में आपको उपस्थित होगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसमें आपको जितना सही होगा दोस्तों, उसके अपने कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है। ठीक है दोस्तों, आपको जितना सही होगा, मान लेते हैं कि इसमें 50 क्वेश्चन है, उसमें मान लेते हैं 45 सही होता है, तो आपको कमेंट सेक्शन में 45 लिखकर जरूर सेंड करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अनून मूल्य पुष्प निश्चित रूप से होते हैं। यानी कि अनून मूल्य एक पादप है। ठीक है दोस्तों, पुष्प है, तो उसमें जो निश्चित रूप से क्या होता है, यानी कि उस पादप में स्वपरागित होता है कि परपरागित होता है कि दोनों होता है कि इनमें से कोई नहीं होता है। तो जो अनून मूल्य जो पुष्प होता है उसमें क्या होता है, उसमें स्वपरागित होता है, यानी कि उसमें अपने आप यानी कि स्वपरागन होते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि एक क्या होगा, एक को बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एंटेमोफिलस पुष्प में परागन का माध्यम होता है। यानी कि एंटेमोफिलस है, उसमें बोल रहा है कि जो पुष्प का परागन होता है किसके द्वारा होता है। ए में बोल रहा है कीट के द्वारा, बी में बोल रहा है ए में बोल रहा है कि चींटी के द्वारा, बी में बोल रहा है कीट के द्वारा, सी में बोल रहा है पक्षी के द्वारा, डी में बोल रहा है हवा के द्वारा। तो एंटेमोफिलस जो पुष्प है उसमें जो परागन की क्रिया होती है उसमें चींटी के द्वारा होता है। क्या होता है, चींटी के द्वारा होता है, यानी कि दो का ये इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम इसे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि नारियल में तरल एवं गुदेदार पदार्थ होता है। यानी कि बोला कि नारियल में तरल एवं गुदेदार पदार्थ क्या होता है। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि भ्रूण होता है, ऑप्शन ए बी बोल रहा है अंतःभीति दाना होता है, सी में बोल रहा है कि भ्रूणपोष होता है और डी में बोल रहा है कि इनमें से कोई नहीं होता है। तो जो नारियल में तरल एवं गुदेदार पदार्थ होता है वो क्या होता है, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भ्रूणपोष हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, भ्रूणपोष। यानी कि नारियल के तरल एवं गुदेदार पदार्थ जो मनुष्य खाते हैं उसका भ्रूणपोष खाते हैं। चलिए हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि मनुष्य के थोड़ा सा बोला कि मनुष्य के प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में ऑटोसोम की संख्या क्या होती है। यानी कि ऑटोसोम की संख्या का मतलब होता है दोस्तों, अगर बात कर ले नर और मादा की, तो जो उसमें ऑटोसोम की संख्या होती है उसमें बराबर होते हैं। तो ऑटोसोम की संख्या कितना होता है, तो ऑप्शन ए में बोल रहा है 44 होता है, ऑप्शन बी में बोल रहा है कि 46 होता है, ऑप्शन सी में बोल रहा है कि 23 होता है, ऑप्शन डी में बोल रहा है कि 40 होता है। तो जो ऑटोसोम की संख्या होता है दोस्त वो होता है 44। ठीक है दोस्तों, क्या होता है 44, यानी कि 22 क्या होता है, 22 जोड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है 22 जोड़ा। चलिए अब हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि पुष्पीय पौधे के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं। यानी कि जो पुष्प होते हैं उसका जो भ्रूणपोष होता है वो क्या होता है, अगुणित होता है कि द्विगुणित है कि त्रिगुणित है कि फर्गुणित होता है। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है कि अगुणित है, यानी कि एन होता है कि 2n होता है कि 3n होता है कि 4n होता है। तो जो पुष्पीय पौधे के जो भ्रूणपोष होता है वो होता है 3n, यानी कि इसको त्रिगुणित भी बोलते हैं। चलिए, यानी कि ए का कितना आंसर हो जाएगा, ए का सी आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग पांचवा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग छठा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए बोला कि युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं। यानी कि युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों। यानी कि एक नर युग्मक होता है और एक मादा युग्मक होता है। क्या होता है, मादा युग्मक। तो उस बनने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि अंड जनन, ऑप्शन ए में बोल रहा है कि युग्मक जनन, ऑप्शन सी में बोल रहा है कि कायिक विभाजन, और ऑप्शन डी में बोल रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों युग्मक जनन बोल रहा है, यानी कि जब युग्मक का निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको युग्मक जनन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अंड की अंड का निर्माण होगा तो उसको बोलते हैं अंड जनन। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है युग्मक जनन, तो क्या होगा, युग्मक मतलब होता है युग्मक जनन, यानी कि नर और शुक्राणु का निर्माण होगा।
चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन। बोला कि प्राक्कण का बाह्य चोल बना होता है। ठीक है दोस्तों, प्राक्कण का जो बाह्य चोल होता है उसका किसका बना हुआ होता है, यानी कि जिस तरह से मान लेते हैं कि इस, चलिए, यानी कि इस तरह से प्रागण होता है, प्राकोष होता है, जिसमें ज्यादा जो प्राक्कण उपस्थित होते हैं छोटे छोटे, तो उसका जो बाह्य चोल होता है वो किस चीज से बना होता है। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि पेंटोसेलुलोज से बना होता है। कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए, ऑप्शन ए बोल रहा है कि पेंटोसेलुलोज का बना होता है। ऑप्शन बी में बोल रहा है कि लिग्नोसुलेज का बना होता है। ऑप्शन सी में बोल रहा है कि अस्पोरोलिन को बना होता है। ऑप्शन डी में बोल रहा है कि प्राकिट का बना होता है। तो जो 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अस्पोरोलिन। ठीक है, तो उसका था अस्पोरोलिन। चलिए हम लोग 8वां क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, बोला कि प्राक्कण होता है, यानी कि जो प्राक्कण होते हैं, जो प्राकोष से निकलते हैं, वो क्या होते हैं, यानी कि अगुणित होता है, कि द्विगुणित होता है, कि त्रिगुणित होता है, कि चतुर्गुणित होता है। तो प्राक्कण क्या होते हैं, तो जो प्राक्कण होते हैं वो होते हैं अगुणित। क्या होते हैं, अगुणित। 8 का ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 9वां क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि टैपटम का कार्य है, यानी कि टैपटम क्या कार्य करता है। ऑप्शन ए में बोल रहा है सुरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन बी में बोल रहा है, ऑप्शन बी में बोल रहा है कि पोषण प्रदान करता है। ऑप्शन सी में बोल रहा है कि श्वसन करता है, कि ऑप्शन डी में बोल रहा है कि इनमें से सभी करता है। तो जो टैपटम की जो कार्य होते हैं उसका काम होता है पोषण देना। ठीक है दोस्तों, क्या देता है, पोषण देता है, यानी कि 9 का बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 10वां क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बोला कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है। तो इसमें सारे, इनमें से सभी का, जाया फल का भी खाया जाता है, लीची का भी, शरीफा का और डी का भी, यानी कि इनमें से सभी का होता है जो जाया बीज चोल खाया जाता है, यानी कि 9 का डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 11वां क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कल केंद्रक की संख्या कितनी होती है, यानी कि जब दोहरा जो निषेचन होता है उसमें कितने केंद्रक भाग लेते हैं। चलिए हम इसको ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि 2 केंद्रक भाग लेते हैं। ऑप्शन बी में बोल रहा है कि 3 केंद्रक भाग लेते हैं। ऑप्शन सी में बोल रहा है कि 4 केंद्रक भाग लेते हैं। ऑप्शन डी में बोल रहा है कि 5 केंद्रक भाग लेते हैं। तो जो दोहरा निषेचन में जो केंद्रक की जो भाग संख्या होती है वो 5 केंद्रक होती है, यानी कि जो 11 का डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 12वां क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से कितने नर युग्मक बनते हैं, यानी कि जब अर्धसूत्री का विभाजन होगा तो उससे कितने नर युग्मक बनेंगे। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है 4, ऑप्शन ए में बोल रहा है 1, ऑप्शन सी में बोल रहा है 2, ऑप्शन डी में बोल रहा है 8। यानी कि जब एक कोशिका का जो विभाजन होता है उससे 4 नर युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, 4 नर युग्मक का निर्माण होगा, यानी कि 12 का ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी आपको यूजफुल लग रहा होगा तो मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो आपके चैनल पर जरूर मिले। और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, जितना भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप होगा अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए अब 13वां क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 13वां क्वेश्चन बोल रहा है कि एंडोस्पर्म द्वारा किससे पोषण दिया जाता है, यानी कि एंडोस्पर्म जो द्वारा किसको पोषण दिया जाता है। तो ऑप्शन ए में बोला कि बीज को दिया जाता है। ऑप्शन बी में बोला कि फल को दिया जाता है। ऑप्शन सी में बोला कि एंडोस्पर्म को ही दिया जाता है। और ऑप्शन डी में बोला कि भ्रूण को दिया जाता है। तो जो एंडोस्पर्म जो पोषण दिया जाता है वो आपको भ्रूण को दिया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, भ्रूण। चलिए, यानी कि 13 का डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 14वां क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि आवृत बीजी में निषेचन होता है। चलिए, बोला कि आवृत बीजी में निषेचन होता है। तो जो आवृत बीजी होता है उसमें जो निषेचन कहाँ होता है, ऑप्शन ए में बोल रहा है कि नूरसेलन में होता है। ऑप्शन बी बोला कि भ्रूण कोश में होता है। ऑप्शन सी में बोला कि अंडाशय में होता है। और ऑप्शन डी में बोला कि ओवियन के अंडाशय में होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको भ्रूण कोश हो जाएगा। यानी कि जो आवृत बीज पौधे होते हैं उसमें जो निषेचन होता है उसमें भ्रूण कोश में होता है, यानी कि 14 के बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 15वां क्वेश्चन बहुत देखते हैं।
बोला कि निम्नलिखित में से कौन निषेचन के लिए आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन निषेचन के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि किरोला, ऑप्शन बी में बोल रहा है कि ओवल्यू, ऑप्शन सी में बोल रहा है कि क्राइलो, और ऑप्शन डी में बोल रहा है कि फल। तो जो निषेचन के लिए जो आवश्यक होता है वो होता है ओवल्यू, ओवली, यानी कि इसका मतलब होता है अंडाशय। ठीक है दोस्तों, यानी कि 15 का बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 16वां क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एम्ब्रॉय सेल को प्रवेश करते समय प्रागनली में होते हैं, यानी कि एम्ब्रॉय होता है जब प्रागनली में निर्माण करता है समय होता है तो उसमें क्या होता है। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि 2 नर युग्मक होते हैं, कि 2 नर केंद्रक होते हैं, बोला कि 4 नए युग्मक होते हैं, कि 3 नए युग्मक होते हैं। तो जब प्रागनली का निर्माण होता है उसमें क्या होता है, 2 नर युग्मक होते हैं। क्या होता है, 2 नर युग्मक उपस्थित होते हैं, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 17वां क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि आवृत बीजी में पुष्प भ्रूणपोष होता है, यानी कि किसी का भी भ्रूणपोष पूछेगा तो क्या होता है। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि आगुणित होते हैं, ऑप्शन बी में बोल रहा है कि द्विगुणित हैं, ऑप्शन सी में बोल रहा है कि त्रिगुणित होते हैं, ऑप्शन डी में बोल रहा है चतुर्गुणित होते हैं। तो जो भ्रूणपोष होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं कि त्रिगुणित होते हैं। ठीक है दोस्तों, त्रिगुणित के मतलब होता है आपका थिरियन। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 18वां नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए बोला कि पुंकेसर कितने भाग में बटा होता है, यानी बोला कि जो पुंकेसर होता है वो कितने भाग में बटा होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग पुंकेसर क्या हम लोग स्ट्रक्चर, यानी कि इस तरह से जो स्ट्रक्चर होता है। तो ई बोल रहा है कि कितने भाग में बटा होता है। अगर इसको ऊपर से काट दिया जाए, ठीक है दोस्तों, अगर ऊपर से इसको काट दिया जाए तो आप देख सकते हैं कि कितने भाग में बट गया। ठीक है दोस्तों, ये क्या होगा, एक भाग इसका ए हो गया और एक भाग इसका ए हो गया, यानी कि जो पुंकेसर होता है पुनः वो 2 भाग में बटा होता है। ठीक है दोस्तों, कितना भाग में बटा होता है, 2 भाग में, यानी कि 18 का बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 19वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि लघु बीजाणु की सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है, यानी कि जो लघु बीजाणु की सबसे आंतरिक परत होता है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि एंडोडर्मिस बोलते हैं, ऑप्शन बी में बोल रहा है कि एंडोथेमियस बोलते हैं, ऑप्शन सी में बोल रहा है कि टेपिटम बोलते हैं, ऑप्शन डी में बोल रहा है कि मध्य परत बोलते हैं। तो जो लघु बीजाणु की जो आंतरिक परत होता है उससे हम टेपिटम के नाम से जानते हैं, वही होता है जिसको भ्रूण अंदर होता है जो पोषण देने का कार्य करता है और स्फुटन में भी मदद करता है। चलिए हम लोग 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं, यानी कि बोला कि पुष्प के नर जनन अंग को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नर के मतलब होता है क्या, आपका हो जाएगा पुरुष। ठीक है दोस्तों, तो पू से पुरु, पू से पुंकेसर, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, पुमंग। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, पुमंग। तो जो 20 का जो आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन 21वां नंबर की ओर बढ़ते हैं। चलिए 21वां क्वेश्चन बोल रहा है कि पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पुष्प की मादा, मादा के मतलब क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा स्त्री। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं, क्या हो जाएगा, स्त्री। चलिए तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि जयांग बोलते हैं, ऑप्शन बी में बोल रहा था कि पुमंग बोलते हैं, ऑप्शन सी में बोल रहा कि पुंकेसर बोलते हैं, ऑप्शन डी में बोल रहा कि पुंकेसर, ऑप्शन सी में बोल रहा कि प्राकोष। तो जो पुंकेसर होता है वो होता है पुरुष का, यानी का मेल का होता है। प्राकोष भी होता है जो मेल का होता है, पुंकेसर भी बोलते हैं मेल को भी, पुमंग भी, और जो जयांग होगा वो बोलते हैं फीमेल को, यानी कि जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जयांग हो जाएगा, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग 22वां नंबर क्वेश्चन देते हैं। बोला कि प्राक्कन किसकी प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि जो प्राक्कन होता है वो किससे निकलता है, यानी कि किसका प्रकृति करता है। ऑप्शन ए में बोला कि नर युग्मकोद भीति का होता है, कि मादा युग्मकोद भीति का होता है, कि दोनों होता है, कि इनमें से कोई नहीं होता है। तो जो प्राक्कन होते हैं वो किससे निकलते हैं, नर से निकलते हैं कि मादा से। तो जो प्राक्कन होते हैं वो निकलते हैं नर युग्मकोद भीति से, यानी कि जो 22 का ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 23वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि स्त्रीकेसर का भाग निम्न में से कौन सा है। ठीक है दोस्तों, स्त्रीकेसर का निम्न में से कौन सा भाग है। ऑप्शन ए में बोला कि वर्तिकाग्र, ऑप्शन डी में बोला कि वर्तिका, ऑप्शन सी में बोला कि अंडाशय, ऑप्शन डी में बोला इनमें से सभी। तो जो स्त्रीकेसर के जो भाग होते हैं ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सारे होते हैं जो
स्त्री के पुंकेसर के भाग होते हैं। तो इसको हम फिगर देख लेते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग फिगर को ड्राइंग कर लेते हैं। चलिए इस तरह से होता है, ठीक है दोस्तों, इस तरह से। चलिए इसको यहाँ पर फिगर देख लें तो इस तरह से क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, इस तरह से होता है। तो इसको बोलते हैं वर्तिका, इसको बोलते हैं वक्तिकाग्र, अब इसको बोलते हैं अंडाशय। तो जो सारे होते हैं ये क्या होते हैं, स्त्री केसर के अंतर्गत आते हैं। चलिए यानी कि इसका क्या आंसर हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 को। चलिए हम लोग 23वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी 23 दो हो गया दोस्तों, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बोला कि युग्मक संलयन पूर्ण होने से क्या होता है, यानी कि जब युग्मक संलयन होगा तो बोल रहा है कि उससे पूर्व क्या होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए पूर्ण होने पर क्या होता है, यानी कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिल जाएगा तो क्या होगा। चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि युग्मक की रचना होती है। ऑप्शन बी में बोल रहा है कि त्रिगुणित या संलयन होता है। ऑप्शन सी में बोल रहा है कि दोहरा निषेचन होता है। और ऑप्शन डी में बोल रहा है कि उपयुक्त सभी कार्य होता है। यानी कि जब दो युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, युग्मज बनता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में जाइगोट के भी नाम से जानते हैं। यानी कि बात जो 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका A4 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 24वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि निम्न में से कौन आभासी फल है। ठीक है दोस्तों, बोला कि निम्न में से कौन आभासी फल है, यानी कि आभासी फल उसको बोलते हैं कि वैसा फल जिसका निर्माण अंडाशय से ना होकर पुष्प की अन्य भाग से होते हैं, उसको हम आभासी फल बोलते हैं। तो जो अष्टाबेरी होता है वो भी एक आभासी फल है, अखरोट है वो भी एक आभासी फल है, सेब भी है जो एक आभासी फल ही अंतर्गत आता है। यानी कि जो 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त तीनों हो जाएगा। जो उपयुक्त तीनों है ये क्या है, आभासी फल के अंतर्गत आते हैं। चलिए हम लोग 25वां नंबर क्वेश्चन देते हैं। बोला कि बिना निषेचन के ही एक बीज पैदा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यानी कि दोस्तों बिना निषेचन किए हुए भी एक बीज पैदा करना है तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। चलिए हम लोग इसको ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि असंग जनन बोलते हैं। ऑप्शन बी में बोल रहा कि प्रागन बोलते हैं। ऑप्शन सी में बोल रहा कि त्रिसंलयन बोलते हैं। ऑप्शन डी में बोल रहा कि अन्य बोलते हैं। तो बिना निषेचन की क्रिया के बीज पैदा करने की क्रिया को हम लोग असंग जनन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, असंग जनन के नाम से जानते हैं। चलिए हम लोग 25वां नंबर कितना बोला कि कीटे द्वारा परागन को क्या कहते हैं। यानी कि जो कीट के द्वारा परागन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि ऑर्निथोफिलिस बोलते हैं। ऑप्शन बी में बोल रहा कि एंटेमोफिलिस बोलते हैं। ऑप्शन सी में बोल रहा कि हाइड्रोफिली बोलते हैं। ऑप्शन डी में बोल रहा कि चेट्रोसोफिली बोलते हैं। तो जो कीट के द्वारा जो परागन होता है उसको हम लोग एंटेमोफिली के नाम से जानते हैं। चलिए हम लोग 26वां नंबर क्वेश्चन बोलते हैं। चलिए बोला कि एक पुष्प पादप में नर युग्मक इकाई को क्या कहते हैं। यानी कि एक पुष्प है अगर उसमें नर युग्मक होते हैं, जो नर इकाई को क्या कहते हैं। तो जो नर इकाई होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुंकेसर। क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। यानी कि 26 का ये इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके चैनल पर जरूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भी भूलें। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27वां नंबर क्वेश्चन बोला कि एक ही पुष्प के पादप में मादा जननांग को क्या कहते हैं। यानी कि उसमें नर जननांग को बोला था तब क्या मारते हैं, पुंकेसर। तब मादा युग्मक की बात कर रहा है तो उसका में क्या आंसर हो जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में बोला स्त्री केसर। ऑप्शन बी में बोला कि पुंकेसर। ऑप्शन सी में बोला कि प्राकोष, और डी में बोला कि अन्य। तो क्या बोल रहा है, आंसर में बोल रहा है कि मादा जनन अंग। मादा के मतलब क्या होता है दोस्तों, ये होता है स्त्री। ठीक है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्त्री केसर हो जाएगा। यानी कि 27 का ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बोला कि प्राग थैली किसमें पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, प्राग थैली किसमें पाया जाता है। ऑप्शन ए में बोला कि प्राकोष। ऑप्शन बी में बोला कि पुष्पासन। ऑप्शन सी में बोला है अंडाशय। ऑप्शन डी में बोला है दलपुंज। तो प्राग जो थैली होता है दोस्तों वो क्या होता है, प्राकोष से थैली से रिलेटेड होता है, क्योंकि इसी से क्या होता है, परागन निकलता है। तो यानी कि जो 8 की ये इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 को। चलिए 29वां नंबर क्वेश्चन बोलते हैं। बोला कि भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है।
यानी कि जो भ्रूणपोष होता है उसका निर्माण किससे होता है? तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। चलिए ऑप्शन ए में बोल रहा है कि प्रागनली से होता है, ऑप्शन बी में बोल रहा है कि लघु बीजाणु से होता है, ऑप्शन सी में बोल रहा है कि लघु बीजाणु धानी से होता है, ऑप्शन डी में बोल रहा है कि गुरु बीजाणु से होता है। तो जो भ्रूणपोष की जो निर्माण होता है दोस्तों वो होता है गुरु बीजाणु से। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30वां नंबर, चलिए बोले कि सेमल में किसके द्वारा परागन होता है? सेमल के मतलब होता है दोस्तों सेम। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? सीम। इसको यानी कि सेम लिखा जाता है, इसको और भी बोला जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं? इसको हम लोग सीम बोलते हैं। तो इसमें जो परागन की क्रिया होती है किसके द्वारा होती है? ऑप्शन ए में बोला कि चमगादड़ के द्वारा होता है, ऑप्शन बी में बोला है कि पक्षी के द्वारा होता है, ऑप्शन सी में बोला कि जल के द्वारा होता है, ऑप्शन डी में बोला कि वायु के द्वारा होता है। तो जो सी में जो परागन की क्रिया होती है वो होती है चमगादड़ के द्वारा। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? चमगादड़ के द्वारा। ये इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 31वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि परिभ्रूणपोष किसका बचा हुआ भाग है? ठीक है दोस्तों, परिभ्रूणपोष होता है वो किसका बचा हुआ भाग है? ऑप्शन ए में बोल रहा है कि बीजांडकाय का होता है, ऑप्शन बी में बोल रहा है कि भ्रूणपोष का होता है, यानी कि ऑप्शन भ्रूणपोष का होता है, सी में बोल रहा है कि भ्रूणपोष का होता है, डी में बोल रहा है कि अंध्य आवरण का होता है। तो जो परिभ्रूणपोष होता है वो इनकी बीजांडकाय का बचा हुआ भाग होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 31 का ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि इनमें से किसमें एलील नहीं पाया जाता है? ठीक है दोस्तों, बोला कि इनमें से किसमें एरील नहीं पाया जाता है? तो जो एरील नहीं पाया जाता उसका जो करेक्ट ऑप्शन हम लोग देखते हैं। बोला कि शरीफा में नहीं होता है, कि लीची में नहीं होता, कि आम में नहीं होता है, कि मिस्कीटा में नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मिस्रकीटा हो जाएगा, मिस्रकीटा। चलिए हम लोग 33वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एनेमोफिली में परागन किसके द्वारा होता है? ठीक है दोस्तों, अभी बोला तभी था एंटेमोफिली, अब ये एनेमोफिली। तो जो एनेमोफिली जो इसमें परागन होता है दोस्तों वो होता है आपका, चलिए इसका आंसर जो हो जाएगा, चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? वायु हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको कंफ्यूज में लगा, इसको देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 34वां नंबर, कि पर परागन लाभदायक होता है क्योंकि इसके प्रामाणिमान है, यानी कि जो पर परागन होता है उसका लाभदायक माना जाता है। क्यों माना जाता है? तो आइए हम लोग इसको ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन में बोल रहा है कि नर संतति का जन्म लेना, ऑप्शन बी में बोल रहा है कि कमजोर संतति का जन्म लेना, ऑप्शन डी में बोल रहा है कि सर्वश्रेष्ठ संतति, और ऑप्शन बी में बोल रहा है बीज का निर्माण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका श्रेष्ठ संतति 14 हो जाएगा। चलिए बोला कि पर परागन के लिए पुष्प को होना आवश्यक होता है, यानी कि जब पर परागन होगा, स्वपरागन होगा तो उसके लिए पुष्प क्या होना आवश्यक है? तो ऑप्शन ए में बोला कि अलैंगिक, बी में बोला कि एक लिंगी होना चाहिए, सी में बोला कि भी एक लिंगी होना चाहिए, और डी में बोला कि द्विलिंगी होना चाहिए। तो स्वपरागन कब होगा? जब उस पुष्प में द्विलिंगी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? द्विलिंगी। अगर द्विलिंगी होगा तो उसमें स्वपरागन होने की चांस बनती है, यानी कि 35 का डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 36वां नंबर बोलते हैं। बोला कि 1000 परागन से कितने प्रकार की मात्र कोशिका का निर्माण होगा? यानी कि जब 1000 परागकण है तो उसमें कितने मात्र कोशिका के निर्माण होंगे? तो चलिए हम लोग ऑप्शन इसको देखते हैं। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि 200, ऑप्शन बी में बोल रहा है कि 250, ऑप्शन सी में बोल रहा है 300, ऑप्शन डी में बोल रहा है कि 100। तो जब 1000 परागकण है तो उसमें जो मात्र कोशिका के जो निर्माण होगा वो हो जाएगा दोस्तों आपको 250, क्योंकि एकमात्र कोशिका से, यानी कि एकमात्र जब कोशिका होगा तो उससे 4 परागन निर्माण होगा। तो क्या होगा? अगर 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 250 आंसर आ जाएगा। चलिए 37वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि पर परागन स्वपरागन से अच्छा होता है क्योंकि इसमें, यानी कि जो पर परागन होता है स्वपरागन से अच्छा होता है तो उसमें क्या होता है? तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि बेहतर नवीन संतति विशिष्ट का उत्पन्न होना, ऑप्शन बी में बोल रहा है कि नई प्रजाति बनती है, ऑप्शन सी में बोल रहा है कि यह अनिश्चित जनन को प्रेरित करता है, और ऑप्शन डी में बोल रहा है कि यह आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बेहतर नवीन विशिष्टियों का उत्पन्न होता है। चलिए हम 38वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा कि वायु परागित पुष्प सामान्य होते हैं, यानी कि जो वायु परागन होते हैं वो क्या होते हैं? तो ऑप्शन ए में बोला कि आकर्षण होते हैं, ऑप्शन बी में बोला कि छोटे होते हैं, ऑप्शन सी में बोला कि रंगीन होते हैं, ऑप्शन डी में बोला कि
बी और सी होते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी और सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, बी और सी हो जाएगा, यानी कि छोटे और रंगहीन होते हैं। चलिए अगला बोल क्वेश्चन होते हैं, बोले कि चींटी द्वारा परागन को क्या कहते हैं। यानी कि अगर किसी पादप में या पुष्प में चींटी द्वारा परागन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में बोल रहा है कर्णितोफिली बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, अर्निथोफिली बोलते हैं। बी में बोल रहा है कि मार्किलोफिली बोलते हैं। सी में बोलते हैं कि मार्लोकेफिली बोलते हैं कि, और सी डी में बोल रहा है कि क्रिप्टोफिली कार्बोलोटोफिली बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्पिकोफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्पिकोफिली बोलते हैं चींटी के द्वारा परागन क्रिया को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन 41 नंबर, बोला कि बहुभ्रूणता सबसे ज्यादा किसमें होती है। यानी कि बहुभ्रूणता के मतलब होता है एक से अधिक जो भ्रूण का निर्माण होता है किसमें होते हैं। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि जिम्नोस्पर्म में होते हैं। बी में बोला कि टिरिडोफाइटा में होते हैं। सी बोला कि आवृतबीजी, और बी में बोला कि ब्रायोफाइटा। तो जो बहुभ्रूणता होते हैं वो क्या होता है, जिम्नोस्पर्म में होते हैं। यानी कि 41 का ये इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 42वां क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि प्राक तथा बीजाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं। यानी कि प्राक तथा बीजाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है पेलिनोलॉजी। बी में बोल रहा है कि मार्फोलॉजी। सी में बोल रहा है कि फाइकोलॉजी। सी में बोल रहा है साइटोलॉजी। यानी कि जो प्राक कण और बीजाणु के अध्ययन को क्या बोलते हैं, मार्फोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्फोलॉजी। यानी कि 42 का बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 43वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि प्राक कण के विशेष प्रकार से कौन सा विटामिन पाया जाता है। जो प्राक कण होता है उसमें कौन विटामिन उपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि विटामिन बी उपस्थित होते हैं। ऑप्शन बी में बोला कि विटामिन ए उपस्थित होते हैं। ऑप्शन डी में बोला, सी में बोला कि विटामिन डी उपस्थित होते हैं। ऑप्शन सी में बोला डी में कि विटामिन सी उपस्थित होते हैं। जो प्राक कण होता है उसमें विशेष प्रकार के जो विटामिन होता है वो विटामिन बी उपस्थित होता है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि भारतीय आवृतबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक है। यानी कि जो भारत में जो भ्रूण का विज्ञान होता है जैविक चीज, उसको क्या नाम क्या है। तो ऑप्शन ए में इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पीसी महेश्वरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीसी महेश्वरी, जो भारतीय आवृतबीजी के जनक के नाम से जाने जाते हैं। चलिए 45वां क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि बीजांड के वृंत को क्या कहते हैं। यानी कि जो बीजांड को जो वृंत होता है उसके हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन चलिए हम देखते हैं। चलिए इसका ऑप्शन ए में बोल रहा है कि प्यूलिनिकल होता है। ऑप्शन क्या बोल रहा है कि फ्यूलिकल होता है। ऑप्शन बी में बोल रहा है कि क्रेनोफलक होता है। ऑप्शन डी में बोल रहा है कि फेडिसस होता है। ऑप्शन सी में बोल रहा है कि न्यूक्लियस होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्यूलिकनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्यूनिकल। चलिए हम अगले क्वेश्चन बोल रहा है कि भूमि फली है। यानी कि भूमि फलनी है, यानी क्या इसमें से जो भूमि फलने की जो भूमि में फलता है फल वो भी फल भी होना चाहिए। ए में बोल रहा है कि आलू होता है। बी में बोल रहा है कि मूंगफली होता है। सी में बोल रहा है कि प्याज होता है। और डी में बोल रहा है अदरक होता है। तो जो भूमि फली के जो होता है वो होता है मूंगफली। यानी कि 46 का बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 47 में बोल रहा है कि बीज चोल खाया जाता है। यानी किस फल का बीज चोल खाया जाता है। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि शरीफा का खाया जाता है। ऑप्शन बी में बोल रहा है कि सेब का खाया जाता है। ऑप्शन डी में बोल रहा है कि नारंगी का खाया जाता है। ऑप्शन डी में बोल रहा है कि इनमें से सभी का खाया जाता है। तो जो ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा दोस्तों, क्या होगा दोस्तों, होमवर्क में जिसी को भी मालूम होगा वो कमेंट सेक्शन में 47 के जो भी आपको आंसर लगेगा उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ठीक है दोस्तों। चलिए 48 में बोला कि इनमें से कौन सही फल है। यानी कि सही का मतलब होता है आभासी फल नहीं। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है नारियल। बी में बोल रहा है सेब। सी में बोल रहा है नाशपाती। डी में बोल रहा है काजू। तो जो करेक्ट आंसर नारियल हो जाएगा।